ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। प्राण देश के लिए देना सिखा गए, भंवर में पड़ी नाव को खेना सिखा गए। हमारी आज़ादी का इतिहास गुलामी के उन स्याह दिनों में रोशनी की तरह उभरे ऐसे अनगिनत महापुरुषों की कहानी कहता है। ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी हर सांस देश को अर्पित की और साथ ही अनगिनत लोगों को उस महासंग्राम से जोड़ा भी। सन 1919 में दिल्ली में जान माल की हानि पर अंग्रेज सरकार ने दंड स्वरूप टैक्स लगा दिया था। इस अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठी जिसने कहा, ये कदम न्याय के विरुद्ध है। जब सैकड़ों लोग सरकारी महकमे की स्थिति को संभालने की नाकामी में मारे गए हों तो उन पर टैक्स कैसा? इस पुरजोर बयान के बाद किसी भी नागरिक ने टैक्स नहीं दिया और अंग्रेजी सरकार आर्थिक मुश्किलों में आ गई। ये बुलंद आवाज थी हकीम अजमल खां की। अजमल खां एक यूनानी चिकित्सक, राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म सन 1863 में दिल्ली के उस परिवार में हुआ था जिसके पुरखे मुगल सम्राटों के पारिवारिक चिकित्सक रहते आए थे। उनके पूर्वज काशगर तुर्किस्तान से बाबर के काफिले के साथ हिंदुस्तान आए थे। अजमल खां के परिवार के सभी सदस्य यूनानी हकीम थे। उनके दादा हकीम शरीफ खां यूनानी चिकित्सा पद्धति के अभ्यास पर बहुत जोर देते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने शरीफ मंजिल नामक अस्पताल रूपी कॉलेज की स्थापना की, जो पूरे उपमहाद्वीप में लोकोपचारी यूनानी अस्पताल के रूप में प्रसिद्ध था, जहां गरीब मरीजों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। परिवार के बुजुर्गों की देखरेख में ही अजमल खां ने चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की। योग्य होने पर 1892 में उन्हें रामपुर के नवाब का प्रमुख चिकित्सक नियुक्त किया गया। वे वहां 9 साल रहे। इस दौरान वहां की लाइब्रेरी में उपलब्ध 18,000 किताबों के अध्ययन के बाद उन्होंने चिकित्सा के नायाब तरीके ईजाद किए। उनके इलाज में चमत्कारिक असर था। उनका अध्ययन इतना गहरा था कि मरीज का चेहरा देखकर ही वो रोग बता देते थे। इसीलिए उन्हें हकीमी दुनिया का बेताज बादशाह और मसीहा-ए-हिंद का खिताब दिया गया था। 1902 में वे इराक चले गए और वापस आने पर 1908 में उन्होंने अंजुमन तिब्बिया की स्थापना की। इसी वर्ष उन्होंने महिलाओं को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनाना तिब्बी स्कूल की भी स्थापना की। सन 1909 में भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा के महत्व पर उन्होंने कहा, जब हम महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी के लिए बुलाते हैं तो ये विचार अनोखा लगता है, कुछ नया सा, जिसके बारे में अभिजात्य वर्ग ने कभी सोचा ही नहीं। किंतु शिक्षा की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं होगी जब तक कि उसमें महिलाओं के लिए सहानुभूति के बीज न हों। उनके विचारों से मालूम होता है कि उन्हें देश के समग्र विकास की चिंता थी। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं।
तेरे पर्वत आसमान से बातें करते हैं। दूध बताशे घोल घोल कर निर्झर झरते हैं। दूध बताशे घोल घोल कर निर्झर झरते हैं। कल कल छल छल करके सरिताएं लहराती हैं। झूम झूम कर सरस बधावे फसलें गाती हैं। तेरी मस्त हवाओं से वंशी मुखरित होती। ये कौन से स्वर में तेरा गौरव मुखर करूं। मेरे देश, मेरे देश, मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। रामायण की कथा हमारे संशय हरती है। रामायण की कथा हमारे संशय हरती है। गीता कर्म भूमि नित हमको उद्यत करती है। गीता कर्म भूमि नित हमको उद्यत करती है। यहाँ युद्ध त्योहार जुझारू बाजे बजते हैं। काल बलि से सुबह सूरमा रज को सजते हैं। हर बलिदानी बेटा तुझसे दुआ मांगता है। तेरे लिए जीऊं मैं जग में, तेरे लिए मरूं। मेरे देश, मेरे देश, मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। मेरे देश चित्र में तेरे कैसे रंग भरूं। तेरी छवि अपने छोटे अंतर में कहाँ धरूं। कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। अजमल खां एक मकबूल हकीम तो थे ही, वे एक अजीम शायर भी थे। उनका तखल्लुस था शैदा। अपने एक शेर में वो कहते हैं, दर्द को रहने भी दे दिल में, दवा हो जाएगी। मौत आएगी तो ए हमदम, शिफा हो जाएगी। इसी तरह एक और शेर है उनका, दुनिया बस इससे और ज्यादा नहीं है कुछ। दुनिया बस इससे और ज्यादा नहीं है कुछ। कुछ रोज हैं गुजारने और कुछ गुजर गए। दुनिया और जिंदगी को लेकर एक बेहद संजीदा शायर, जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता था। इसीलिए देश के हालात से परेशान होकर सन 1918 में वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। उनका घर राजनीतिज्ञों का केंद्र बन गया। सन 1919 में वे पहली बार गांधी जी से मिले। ये वो समय था जब रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चल रहा था। इसी संबंध में गांधी जी दिल्ली आए हुए थे। इसके बाद तो हकीम साहब का संपर्क गांधी जी से लगातार प्रगाढ़ होता रहा। सन 1920 में वायसराय ने हकीम साहब को तिब्बिया कॉलेज की सहायता के लिए 6 लाख रुपए देने का वचन दिया था। लेकिन सन 1921 में जब हकीम अजमल खां ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तो उन्होंने सहायता देने से मना कर दिया। लेकिन अजमल खां ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और चंदा इकट्ठा कर कॉलेज का काम आगे बढ़ाया।
वे अंतिम समय तक देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में भी उनका अतुलनीय योगदान था। वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें हिंदू महासभा ने पहली और आखिरी बार अपने सलाहकार मंडल में शामिल किया था। उन्होंने अपने परिवार द्वारा आरंभ किए गए उर्दू साप्ताहिक अकमल उल अखबार के लिए लेखन का कार्य भी किया। अपने राजनीतिक जीवन में वे लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली और शौकत अली के संपर्क में रहे। वे एक साहसी और वीर सेनानी थे। उन्हें जो कुछ भी कहना होता था साफ कह देते और कर डालते। उनके जीवन से जुड़ा एक यादगार प्रसंग है। एक बार एक राजा ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए उन्हें अपने महल में बुलवाया। हकीम साहब जब महल में पहुंचे तो देखा कि रानी विदेशी वस्त्र पहने हुए हैं और उनका पूरा कमरा विदेशी वस्तुओं, साजो सामान से भरा हुआ है। हकीम साहब ने रानी की नब्ज देखते हुए कहा, रानी साहिबा, समय बदल रहा है। अब तो आप लोगों को विदेशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, केवल खादी को ही काम में लाना चाहिए। रानी ने जवाब दिया, हकीम साहब, खादी पहनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो इतनी मोटी और खुरदुरी होती है कि शरीर में गड़ती है। ये सुनते ही हकीम साहब ने नब्ज छोड़ दी और कहा, फिर तो मैं आपकी नब्ज नहीं देख पाऊंगा। जब खादी गड़ती है तो मेरी उंगली भी आपके हाथ में चुभती होगी, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं।
रे ग रे सा ग रे ग नि ग रे ग म रे रे। देशवा की लाज रहे चरखा से, हो देशवा की लाज रहे चरखा से। गांधी के मानो सनिसवा पिया मती जाओ विदेशवा। गांधी के मानो सनिसवा पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। कहवारे गांधी के चरखा चलावूं, हो कहवारे गांधी के चरखा चलावूं। यही से हटी है कलेसवा पिया मती जाओ विदेशवा। यही से हटी है कलेसवा पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। मती जाओ विदेशवा, जाओ विदेशवा, जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम कात पीछे रखवा पिया मती जाओ विदेशवा। राष्ट्रीय आंदोलन के अलावा हकीम अजमल खां ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज की स्थापना तो की ही, वे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से भी एक थे। 22 नवंबर सन 1922 को वे इस संस्था के कुलाधिपति नियुक्त हुए और जीवन भर इस पद पर बने रहे। उनकी अथक मेहनत ने भारतीय यूनानी चिकित्सा प्रणाली में नई ऊर्जा और जीवन का संचार किया। अजमल खां मुस्लिम लीग और भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष भी रहे। वे अत्यंत मृदुल स्वभाव के थे। उनका दवाखाना हमेशा रोगियों के लिए खुला रहता था। कोई भी रोगी किसी भी वक्त जाकर उनसे इलाज करवा सकता था। उनके लिए राजा हो या नवाब, गरीब हो या मजदूर, इनमें कोई अंतर नहीं था। एक बार वे एक गरीब लड़के का इलाज कर रहे थे। तभी ग्वालियर के राजा के आदमी ने 10,000 रुपए नकद उन्हें भेंट करते हुए कहा, हकीम साहब, ग्वालियर की महारानी की तबीयत बहुत खराब है। राजा साहब ने आपको याद किया है। हकीम साहब ने रुपए लौटाते हुए उस व्यक्ति से कहा, राजा साहब से मेरा सलाम कहना। मैं चलता जरूर पर विवश हूं। एक गरीब लड़के का इलाज मेरे हाथों में है। यदि मैं चला गया तो उसका इलाज कैसे होगा? राजा साहब के पास तो रुपए हैं, उन्हें तो बड़े बड़े डॉक्टर मिल सकते हैं, किंतु इस गरीब का क्या होगा जो मेरे ऊपर आश्रित है? उन्होंने पूरे जीवन पैसों के स्थान पर इंसानियत को ही महत्व दिया। वो कहा करते थे कि खुदा इंसान के शरीर के भीतर ही रहता है, इसलिए हमेशा इंसान की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार और दूसरों की सहायता में लगा दिया।
हृदय की बीमारी के कारण 29 दिसंबर सन 1927 को वे इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक महत्वपूर्ण बाजार की सड़क का नाम अजमल खां रोड रखा गया है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने मात्र 9 साल कार्य किया, लेकिन आज भी उनकी याद हिंदुस्तान की हवाओं में एक खूबसूरत तराना बनकर बह रही है, जिसे इतिहास गुनगुनाता है और हम बड़ी शिद्दत से उसके सामने झुक जाते हैं। ये कैसी इब्तिदा है, इसकी जालिम इंतहा कर दे। ये कैसी इब्तिदा है, इसकी जालिम इंतहा कर दे। दिया है दर्द गर तूने तो उसको लाडवा कर दे। ये कैसी इब्तिदा है, इसकी जालिम इंतहा कर दे। सरे महफिल गजब है, जल के परवाने का ये कहना। सरे महफिल गजब है, जल के परवाने का ये कहना के परवाने का ये कहना। जो है शहदाए रूए चार यूं नामे वफा कर दे। दिया है दर्द गर तूने तो उसको लाडवा कर दे। ये कैसी इब्तिदा है, इसकी जालिम इंतहा कर दे। अजब क्या है मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बन जाए। अजब क्या है मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बन जाए। तकदीर बन जाए अगर तू काम अपना आज आहेर सा कर दे। दिया है दर्द गर तूने तो उसको लाडवा कर दे। ये कैसी इब्तिदा है, इसकी जालिम इंतहा कर दे।
ये वतन का वतन